हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस टेलीफोन एटिकेट्स, जो कि पार्ट 4 है और आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में ये जो पर्टिकुलर पार्ट है हो सकता है थोड़ा लेंथी होगा, बट हम इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे और समझेंगे भी। इसके बाद मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जो मैं चाहती हूँ कि आप सभी उसे देखें। उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर के कवर करेंगे और उनके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। ये आपको हेल्प करेगा कोई भी क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट करने के लिए, और आपके आंसर फ्रेमिंग में भी काफ़ी हेल्पिंग रहेगा इसमें। तो before starting with this video, I want all of you to like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more notifications of our videos. And the most important thing is that you have to watch the remaining 3 videos, part 1, part 2 and part 3 to understand this part. तो आप अपना पेन पेपर कॉपी लेके बैठे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो है हमने उसमें वर्क ऑफिस के जो एटिकेट्स है उसके बारे में डिस्कशन किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में हम टेलीफोन में किसी के साथ किस तरह से बातचीत करेंगे, किस तरह से किसी को डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ वन डे इन योर लाइफ विदाउट टेलीफोन. Out of all modes of communication, the telephone is one of the most useful tools in everyday communication. It has been estimated that major percentage of today's business is conducted over the telephone, as it is an immediate means of communicating. तो जैसा कि आप जान पा रहे हो कि अभी आप भी ऑब्जर्व करते होगे, आपने भी देखा होगा कि टेलीफोन हम सभी के लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट हो चुका है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है, क्योंकि बिना टेलीफोन के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। आप अपने पापा मम्मी जो भी वर्किंग है उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने वो भी बताते होंगे कि उनके क्लाइंट्स के साथ बिजनेस मीटिंग्स रहती है जो कि ऑनलाइन होती है, जबकि क्लाइंट्स दूसरे कंट्रीज में होते हैं, दूसरे एरियाज में होते हैं, और फिर भी वो उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ डील्स करते हैं। तो ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि टेलीफोन आज है। Particularly in tourism industry, telephone is the most used way of communication with customer, supplier as well as within the office. The way telephone call is answered create the image of the company. Definitely आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल करते होंगे, आपके पेरेंट्स कॉल करते होंगे, तो आप ध्यान देते होंगे अगर वो कस्टमर केयर सर्विस आपके साथ पोलाइटली बात कर रहा है, आपके जो कंसर्न है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसे समझ के उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उस कंपनी के बारे में अच्छा बोलते हैं। पर अगर वहीं दूसरी ओर अगर कस्टमर सर्विस वाले बहुत बदतमीज होते हैं या फिर ऐसे बैक टू बैक रिप्लाईज देते रहते हैं, तो हम उस कंपनी के बारे में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं। One can enhance their professional reputation through polite and effective telephone manners. It has been proved that if we cannot handle telephone calls professionally, then people think twice before doing business with the company. तो ऐसा भी माना गया है कि जो लोग प्रोफेशनली कॉल्स को मैनेज नहीं कर पा रहे, उनके साथ जो प्रोफेशनल डील्स है उन्हें भी नहीं दिया जाता है यूजुअली। That's the reason these days companies have standard operating procedure of handling phone calls in which these aspects are the most important. तो यहाँ पे कुछ जो कंपनीज है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजियर को फॉलो करती है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आपको याद रखना है, ताकि जो भी फोन कॉल आता है उसको आंसर करने के तरीकों के लेकर। तो पहला है आंसरिंग द कॉल, दूसरा है मेकिंग द कॉल्स, तीसरा है टेकिंग अ मैसेज और लीविंग अ मैसेज। ये चार जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ये आपको याद रखना है। इन्हीं एस्पेक्ट्स का ही फर्दर एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम में आ सकता है, या यही एस्पेक्ट भी आपको ओवरऑल पूछ सकता है, बट यूजुअली इनके अंदर की चीज़ों को ज़्यादातर पूछा जाता है क्योंकि उसी में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छिपे हुए होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Answering the telephone. Answering promptly, that is, allowing no more than 2 or 3 rings before picking up the handset. An immediate response says a lot about you and promotes good public relations. तो answering promptly यानी कि अगर आपका फ़ोन बज रहा है और आप फ्री हो, आप देख रहे हो कि नहीं इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, आपको पता है, और आप फ़ोन कॉल को 2 से 3 रिंग में पिकअप कर रहे हो और आंसर कर रहे हो, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स ही सामने वालों के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करता है। Second है answering with a smile, which the caller will hear in your voice. A cheerful voice begets a
हैप्पी कॉलर और लिसनर एंड अ फेवरेबल इंप्रेशन इज क्रिएटेड। आपने भी देखा होगा जब फ्रेंड्स एकदम हैप्पी मूड में कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें भी वो वाइब्स आ जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। तो इट हैपेंस व्हेन यू आर हैप्पी, यू आर डीलिंग हैप्पीली, द पर्सन हु इज द लिसनर और हु हैज कॉल्ड यू विल आल्सो बी very humble and will be polite to you while talking. Speaking in a warm, audible, clear voice at moderate pace so that the caller can follow the conversation. तो जब भी आप बातचीत कर रहे हैं आपका जो बात है वो क्लियर होना चाहिए, ऑडिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोले जा रहे हैं और सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको इस तरह से बोलना है कि सामने वाला आपकी चीजों को समझे और उसे कोशिश करे एक्सेप्ट करने की। Not eating, drinking, smoking or coughing while talking into the mouthpiece. If you have cough, excuse yourself first, cover the mouthpiece and cough away from it. तो अगर आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स या कोई भी हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, कभी कभार वो खांसते हैं, छींकते हैं मोबाइल के पास, तो हमें भी एकदम जोर से सेंसेशंस आता है। बट अगर हम ये चीज बिजनेस के दौरान करते हैं तो ये बिजनेस अफेक्ट करता है, क्योंकि दे आर नॉट रिलेटेड टू अस इनफॉर्मली। हमें फॉर्मल में कुछ कुछ चीजों को मेंटेन करना है। आपको खाना खाते खाते किसी भी फॉर्मल कॉल को अटेंड नहीं करना चाहिए, ये गलत तरीका होता है। इधर आप खाना खाना रोक दें, हाथ धोकर आ जाएं, या फिर आप जब भी जो भी खा रहे हैं उसको कंप्लीट करने के बाद ही कॉल को पिक करें या फिर उनसे बात करें। Always sound professional, pleased to hear from someone and ready to deal with their concerns. हमेशा प्रोफेशनल साउंड करना है और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उससे डील करने के लिए रेडी होना है। रिजॉल्व करना है नहीं करना है, इट इज अप टू यू, इट इज योर वे टू मैनेज, बट डील करना आपको आना चाहिए। मेकिंग टेलीफोन कॉल, जो कि सेकेंड पॉइंट है। The impression you create on telephone reflects not only your personality but also the image of your company, organization or employer. Try to phone when you know it is convenient for the other person and confirm whether they are available to speak or not. तो हम लोग ऐसा होता है ना, कभी कभार दूसरों की इनकन्वीनियंट टाइम पे भी कॉल करते हैं, वो सामने वाले को इरिटेट करता है। पहले जानो, जब आप कॉल कर रहे हो एक्सक्यूज करो, उनसे पूछो, फिर ही कॉल करो। आप बोल रहे मैम हमें ये सब चीज से क्या लेना देना। बेटा जब आप जॉब करोगे, जब आप एक बड़े, भले आप एक बिजनेसमैन बनो, आप कोई गवर्नमेंट फील्ड में जाओ, ये सब बेसिक एटिकेट्स आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे, और ना ही अभी या आपके कॉलेज करियर में भी आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करेंगे। तो ये सब चीजें आपको अभी से सीखनी चाहिए। आप भी जो बड़े लोग हैं उनके साथ ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हो, बट नॉट ऑल ऑफ देम, अ फ्यू ऑफ देम डेफिनेटली, बट ओके। Always identify yourself and your company immediately. This information makes you sound confident and in control and enhances your chances of being put through promptly to the person you are trying to reach. तो जब भी आपको बोला जा रहा है अपने आप को पहचानने के लिए, या फिर आपकी कंपनी के बारे में आपको बुलाया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो आप उस चीज को अच्छे से जाने, सुने और उस चीज का रिप्लाई ठीक टाइम पे देना कोशिश कीजिए। If you make a long distance call and the other person is not available, you should try again. Do not leave a message that the person should phone you. अगर आपको पता है long distance in the sense the person is living far away from you or somewhere where the network sometimes is not reachable, तो ऐसा नहीं है कि आप फोन कॉल एक बार करके छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको दूसरी बार या तीसरी बार ट्राई करना चाहिए उस पर्सन को कॉल करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली हम एक बार कॉल करके उसको मैसेज छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, थोड़ा कैजुअल वे हो जाता है। हमें सामने वाले के जो प्रॉब्लम्स है उसको भी उतना एनालाइज करना चाहिए और उसी हिसाब से सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। Look, these points exactly I'm not telling you to learn because this is impossible for someone to learn these points and आप उतने देर तक उसको याद नहीं रख सकते। When you mug up something, you don't remember it for a long time. आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बोल रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, उसे एक इजी वर्ड में लिखने का आदत डालना है, तभी आपको आंसर फ्रेमिंग धीरे धीरे करके आने लगेगा। लुक, दिस इज नॉट अ थिंग दैट यू विल लर्न इन one night. You have to work on it daily. If you practice writing 1 to 2 answers, even in social science or other subjects also, you will automatically have a good way to create your own answers. But उसके लिए आपको भी काम करना पड़ेगा, खुद के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम को, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही पॉइंट्स लिखने के लिए कोई नहीं कह रहा है, आप इसे रीफ्रेम करके लिख सकते हो, बट लिखना और प्रेजेंटेशन वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहाँ कुछ गया है और उसका मतलब दूसरा निकल रहा है। यू शुड नॉट राइट इन दैट मैनर, ओके, मार्क माई वर्ड्स केयरफुली। कुछ भी नहीं लिखना है, जो लिखा गया है उसको तोड़ मरोड़ के आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बट दैट डजंट मीन यू आर मेकिंग इट फ्रॉम A to Z, ओके। When leaving a message,
जब आप कोई मैसेज को छोड़ रहे हो तो क्या करना होता है, गिव फुल डिटेल्स सो दैट द पर्सन हु रिटर्न्स योर कॉल कैन गेट इन टच विद यू। आपने देखा होगा जब हम कॉल को आंसर नहीं करते हैं, कभी कभार वहां पे रहता है सेंड मैसेज, तो उस मैसेज के दौरान आपको क्या करना है, फुल डिटेल्स लिखना है, ताकि डिटेल्स इन द सेंस आप क्यों नहीं उनके साथ बात कर पाए वो डिटेल्स मेंशन करना है अच्छे से, ताकि वो पर्सन आपको डेफिनेटली रिटर्न बैक करे, वो आपको कॉल करे। द फर्स्ट नेम एंड द सरनेम आर इम्पॉर्टेंट एज इट इज द रीजन फॉर कॉल। याद रखना ये एमसीक्यू आ सकता है कि फर्स्ट नेम और सरनेम इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज इट इज द रीजन फॉर कॉल। ये चीज आपको कुछ कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखनी है। If you want to offer or sell the person something, do not leave a message, rather phone back later. अगर आप ही चाहते हो कि आपको कुछ सेल करना है, आपको कुछ चीजें बेचनी है, तो आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना है, वापस से कॉल बैक करना है, आपको उसकी तरफ अपना अप्रोच नहीं छोड़ना है। मैसेज छोड़ने से वो कैजुअल समझेंगे और वो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। Ask when it will be convenient to speak to the person, call back at that time. पर अगर आप देख लो कि वो पर्सन पिकअप नहीं कर रहा, तो बार बार कॉल करके इरिटेट भी नहीं करना है। क्या करना है उसको, you can text and ask that what is their convenient time. You can ask them when it is feasible for them, so that you can convey your things to them properly and they can talk to you. Understood? When taking a message, ये जो ऊपर था when leaving a message, यानी कि अगर आपको कोई मैसेज भेजना है। when taking a message यानी कि जब आपको मैसेज भेजा गया उस चीज को कैसे तरीके से आप हैंडल करोगे। Keep the following at hand all the times: a pen, a message book, a calendar and a diary. तो अगर आप मैसेजेस देख रहे हो और आपको पता चल रहा है उसमें अपॉइंटमेंट्स आए हैं या कुछ आया है, तो आपके पास एक डायरी रहना चाहिए जिसमें आप मेंशन कर रहे हो, ताकि आपके कॉन्टैक्ट में से कोई इंसान छूटेगा नहीं। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को रिप्लाई नहीं कर पाए। ठीक है। सेकेंड है, टेक मैसेजेस केयरफुली एंड राइट डाउन ऑल द डिटेल्स इन योर मैसेज बुक फॉर द पॉसिबल फ्यूचर रेफरेंस। तो जो भी आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैसेजेस चाहिए उसे मैसेज बुक में लिखना है। थर्ड, नोट फॉर whom the messages is intended plus the full name and title of the person who called. तो क्योंकि अगर आप मैसेज में इंचार्ज हो कि आप बहुत बड़े बड़े लोगों के अंडर काम करते हो और आपने उनका मैसेज लिया है, तो आपको इंश्योर करना है कि किस पर्सन ने मैसेज दिया था, उसका नाम लिख रहे हो, उसके बारे में अच्छे से मेंशन कर रहे हो। Ensure that you have the correct spellings of all the names and surnames. Record the date and time of the call. ठीक है। Next है, obtain the telephone number and code as well as the extension and ask until what time their call can be returned. क्योंकि आप किसी और की तरफ से रिप्लाई करने वाले हो या मैसेज कर रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनको पूछना है कि उनको किस टाइम पे वो वापस से कॉल बैक कर सकते हैं। Note the name of the organization or business they represent as well as the purpose of their call. तो कोई भी क्यों कॉल किया है उस चीज का उनको पर्पस भी आपको जानना है और उस चीज को नोट डाउन करना है। इन केस ऑफ एन अर्जेंट मैसेज, टेक द कॉलर्स होम और सेल फोन नंबर। कभी कभार ये क्वेश्चन आता है कि इन केस ऑफ एन अर्जेंट मैसेज व्हाट शुड अ पर्सन डू, सो यू कैन टेक द कॉलर्स होम और सेल फोन नंबर। ठीक है। फॉर सेफ्टी सेक, लीव द हैंड रिटन मैसेज ऑन द पर्सन's डेस्क. Thus, when one handles this mode of communication effectively in office, then problems are solved easily, productively, and customer satisfaction is achieved. Also, your positive image is created, professional worth increases in office as well as with customers. तो अगर इस तरीके से कोई भी अपने ऑफिस में हैंडल करे कम्युनिकेशन को, डेफिनेटली उनका जो कस्टमर के साथ जो डीलिंग्स है वो इम्प्रूव होती है। नॉट ओनली कस्टमर्स के साथ, उनकी जो ऑफिस में भी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में भी उनकी रेपुटेशन हमेशा मेंटेन रहती है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें चाहूंगी कि आप थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएं, बिकॉज दीज क्वेश्चंस विच वी अवॉइड, वी फील कि हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लुक, दिस इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म। दीज क्वेश्चंस जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दीज क्वेश्चंस आर अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म वेर यू कैन हैव योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को सोचिए कि एग्जाम में आ रहे हैं और इन्हीं का आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए। I am going to make a separate video with all the important questions and answers, but first you should make yourself ready कि आप कैसे answer writing करोगे, because at the end you have to write down the paper and in exam time you should have that quick answer writing speed as well as answer making speed, ताकि आप जो आंसर्स है उसे करेक्टली फ्रेम कर पाओ। तो ये क्वेश्चंस आपको एक हेल्प करेंगे ताकि आप अपने आंसर्स को फ्रेम करना सीखो। ठीक है।
Now let's move to the next part, that is positive body language. सो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ये जो पार्ट है 1.8, ये आप समझ लीजिए ये ना सिर्फ अभी बल्कि आगे आपके लाइफ लॉन्ग हर टाइम काम आएगा. लुक, दिस चैप्टर इज प्रैक्टिकल. whatever we are learning, if you try to think and make it practically, you will understand this chapter and you are able to frame the answers yourself. So make it so positively understood to you that you are able to connect with the chapter and make the answers properly, and you can also write down the answers properly while you are in your exam hall. Okay, we have already studied about body language and its components last year. It is the study of movements of our body parts like eyes, hands, legs, sitting style, walking style, etc., which is called body language. It is also called gestural communication or kinesics. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज यूजुअली कॉल्ड? तो बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेस्चरल कम्युनिकेशन एंड काइनेसिक्स. ठीक है, इट ट्रूली डिपिक्ट्स इनर फीलिंग्स गोइंग ऑन इन आवर माइंड. यानी अपना बॉडी लैंग्वेज ही बताता है कि हम किस स्टेट ऑफ माइंड में क्या सोच रहे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, वही चीज हमारा बॉडी लैंग्वेज ही खुद डिपिक्ट करता है. We can fake our words to conceal our true inner feelings, but our body movements convey it. आपने देखा होगा, आपके फ्रेंड को आप पूछते हो कि अरे यार तू आज दुखी लग रहा है, आज तू उदास लग रहा है, ये आपको कैसे पता चलता है? उसने तो आपको मुंह खोल के नहीं बोला, क्योंकि उसका बॉडी लैंग्वेज वैसा होता है. वो मायूस होकर एकदम ऐसे सुकड़ के बैठा होगा, या फिर उदास होगा, या फिर उसके आंखें से नम नम होंगी. ये बॉडी लैंग्वेज से ही हमें दिखता है, कोई बोलने की जरूरत नहीं है. तो बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट. Thus, we should know how to depict a positive body language so that we give impression of a well-developed personality. We have to work on the following areas. ये जो points अभी आ गए हैं, ये हैं most important points. तो make sure कि आप इसे अच्छे से कर रहे हो. I'm writing down important here so that you will remember. Okay? So, eye contact. आई कॉन्टैक्ट इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल लुक फॉर व्हेन दे मीट अस. तो जब भी आप देखोगे किसी नए इंसान को, आप मिलोगे, हम देखते हैं कि वो हमारे साथ आई कॉन्टैक्ट कर पा रहा है कि नहीं. अगर उसका हमारे साथ आई कॉन्टैक्ट है, मीन्स वी फील दैट द पर्सन इज कॉन्फिडेंट, द पर्सन इज जेन्युइन, एंड वी ट्राई टू कन्वे मोर थिंग्स टू देम. So meet us first, and good eye contact will give them a feeling of comfort and genuine warmth in your company. Maintaining good eye contact shows us respect and interest in what they have to say. Lack of eye contact signifies an attention and lack of interest. आप सोचो, आप बात कर रहे हो और आपके फ्रेंड इधर उधर देखे जा रहा है या फिर नीचे देख रहा है, तो आप क्या बोलते हो उसको? अरे यार मेरी तरफ देखना, मैं कुछ बोल रहा हूँ. क्यों? Because it seems that you are not paying attention to what the person is saying or what the person is trying to convey to you. तो आपको ध्यान देना है. ये प्रैक्टिकली भी आपके साथ होता है. बस यही चीज आपको याद रखनी है कि आई कांटेक्ट आपको जैसा फील आता है वैसे प्रोफेशनली भी ऑब्जर्व किया जाता है. अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करके कुछ बोल पा रहे हो, इसका मतलब आप बोल्ड या फिर कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपनी चीज को ठीक से आप लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट इज पोस्चर. Getting your posture right will automatically make you feel more confident, and when you feel good, other people pick up that. When we feel down, we slouched over with your shoulders dropping down and inward. This collapses the chest and inhibits good breathing, which in turn help you make feel nervous or uncomfortable. तो ये जो चीज मैंने अभी बताई पोस्चर के बारे में, देखो मैंने एक्सप्लेन किया आपको एग्जांपल देके, यहाँ पे वही चीज आ गया. तो ये आप खुद भी तो एक्सप्लेन कर सकते हो ना, कि जब कोई इंसान सैड होता है तो वो स्लाउच करके बैठा रहता है, उसका शोल्डर्स ड्रॉप डाउन हो जाता है, जो कि उसको प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं देता है. इसके वजह से क्या होता है, वो नर्वस एंग्शियस फील करने लगता है. ये आप खुद भी फ्रेम कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट, हेड पोजीशन. विथ आवर हेड पोजीशन वी कन्वे मेनी थिंग्स. When we are confident and self-assured, we keep our head level both horizontally and vertically. When we project ourselves authoritative, our head is straight in position. Conversely, when you want to be friendly and in listening receptive mode, tilt your head just a little to one side or other. ये तो हम भी देखते हैं, जब हम नॉड करते हैं तो लोग जान पाते हैं कि हम उनकी बातें सुन रहे हैं. जब हम कॉन्फिडेंट रहते हैं तो हमारा सिर एकदम स्ट्रेट रहता है, टिल्ट नहीं करता है. This is what we know. We just have to frame and write. Next, arms. One of the most important interpreted body parts in our body language is arms. So what is one of the most important? That is arms. It gives away clues as how to open and receptive we are to everyone.
We should always keep our arms out to the side of our body or behind your back. It shows openness and ready to receive new ideas. In general terms, the more outgoing you are as a person, the more you tend to use your arms with big movements. Crossing your arm is no in meetings or at interview, as it can be interpreted as being passive, aggressive or close to suggestion. तो कभी भी बड़े मीटिंग्स में बैठे हो, ये याद रखना, अपने आर्म्स को ऐसे क्लोज करके, या फिर हम जैसे बोलते हैं ना कि फोल्ड योर हैंड्स, यू शुड नॉट फोल्ड योर हैंड्स बिकॉज एट दैट टाइम दिस फील्स दैट यू आर ट्राइंग टू बी बॉसी. तो आपको बॉसी फीलिंग्स नहीं देनी है. हमेशा ये एक रॉन्ग सिग्नल होता है. क्रॉसिंग नहीं करना है अपने आर्म्स को, हमेशा स्ट्रेट बैठना है या फिर अपने आर्म्स को पीछे रखना है. ठीक है. नेक्स्ट, लेग्स. Legs again convey a lot about our inner feelings, as these are farthest point from brain and difficult to control consciously. The way our leg moves convey our state of mind. When we are nervous, stressed or being deceptive, our legs tend to move around a lot more than the normal. Also the way we cross our legs, where we cross it at the knees or ankles. Crossing of legs shows that the person is defensive. Also, on the legs depend on the angle of your body in relation to others. It gives an indication of your attitude and feelings towards them. We angle inward toward people we find attractive, friendly and interesting. तो याद रखना, हम लोग अपना लेग इनवर्ड कब करते हैं? जब हम जानते हैं कि वो पर्सन हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, फ्रेंडली है, अच्छा है, तभी उनकी तरफ हम लोग लेग्स को इनवर्ड रखते हैं. और क्रॉसिंग लेग्स का मतलब क्या होता है? वो पर्सन डिफेंसिव है. ये सब जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, यही आपको याद रखना है बेटा. यही ही आपके एग्जाम में आएगा. बस आपको कॉन्सेंट्रेट करना है इन छोटे वर्ड्स पे. देखना आपको धीरे धीरे अपने आप ही आंसर्स खुद मिलने चालू हो जाएंगे. नेक्स्ट, हैंड जेस्चर्स. With hands we make numerous gestures and each conveys different meanings. Some are palms slightly up and outward is seen as open and friendly. Palm down gestures are generally seen as dominant, emphasizing and possibly aggressive. This palm up, palm down is very important when it comes to handshaking, and where appropriate, we suggest you always offer a handshake upright and vertical, which should convey equality. तो हैंड जेस्चर्स भी बहुत मैटर करते हैं. जब भी पाम स्लाइटली अप रहते हैं, आउटवर्ड रहते हैं, तो यानी कि हम फ्रेंडली हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा स्वीट हैं. पाम्स डाउन रहते हैं यानी कि हम डोमिनेटिंग है, एम्फसाइजिंग है, एग्रेसिव भी हो सकते हैं. तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, यही आपके वन टाइप ऑफ वन मार्कर्स हैं या फिर ट्रू और फॉल्स के पॉइंट्स हैं. इन्हीं को ही आपको याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट, माउथ मूवमेंट्स. सो our mouth movements can give away all this sort of clues about us. The most expressive part of our mouth is lips. So what is the most expressive part of our mouth? या सकता है, that is lips. When we twist them to side, we are thinking of sometimes we use this movement to hold back our anger. तो जब हम अपने जो lips है उसको twist करते हैं, so it seems that we are angry on someone and we are trying to control that anger, or sometimes people feel that we are thinking of something. Next is angry comment that we don't wish to reveal. There are also different types of smiles and each gives us a corresponding feeling. A full smile with the lip coming above the teeth shows a general smile, and a joyful smile that does not reach the highs is not a smile but manipulation. तो हम लोगों ने देखा है कोई सरकास्टिक स्माइल देता है, जिससे हमें स्माइल से पता चल जाता है कि उस पर्सन का हमारे प्रति कैसा टाइप का बिहेवियर है, वो हमारे बारे में क्या सोचता है और उस पर्सन का हमारे लिए किस टाइप का थॉट प्रोसेस है. यही चीज हम वो स्माइल से भी भाप सकते हैं. अ फुल स्माइल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव बॉडी जेस्चर. ये याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट है, by working on above said components of body language we can project a positive body language. When we project a positive body language, our personality becomes more charismatic. In fact, positive body language is a reflection of one's positive attitude towards life and ability to project openness of one's personality. तो याद रखना, बॉडी लैंग्वेज ही क्या होता है? एक रिफ्लेक्शन है one's positive attitude towards life और ability to project openness of one's personality. कि कितना पर्सनैलिटी उस पर्सन का ओपन है, वो चीज वो बता पाता है. ठीक है.
अभी कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ट्राई करेंगे। जो अपकमिंग में वीडियो बनाने वाली हूँ क्वेश्चंस का, उसमें हम लोग ये क्वेश्चंस भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए समरी की तरफ, जो कि लास्ट है, एंड विद दिस द चैप्टर विल कम टू द एंड। Personality development is a cautious and continuous effort of individuals to inculcate attributes like positive attitude, etiquettes, and positive body language in their personality so that they achieve new heights in tourism industry. Tourism industry is a people intangible and glamorous industry which demands professional which have a right blend or hard skills and soft skills. This unit has described in the simplest way the importance of personality and how it is formed. It also explains that how with efforts we can develop our personality as we desire. तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, ये उसका समरी है। क्या है कि जब भी हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। हर एक स्किल्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं और सॉफ्ट स्किल्स तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि टूरिज्म बूस्ट करने के लिए ये स्किल्स ज़रूरी होते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड। पर्सनैलिटी में अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव वे ऑफ लिविंग है, तो हर चीज़ आसान हो जाती है, लोग आपको पसंद करते हैं और लोग उस इंडस्ट्री को पसंद भी करने लगते हैं, उस चीज़ों को भी पसंद करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे कि ग्रूमिंग होना चाहिए, एटिकेट्स पता होने चाहिए, वर्क प्लेस और टेलीफोन हैंडलिंग आनी चाहिए। ये सब चीज़ें भी, ये क्वालिटीज़ भी आपके अंदर होनी चाहिए। और क्या है कि बॉडी लैंग्वेज, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो, तो डेफिनेटली लोग आपकी चीज़ों को काफ़ी सराहेंगे, आपको काफ़ी प्रमोट करेंगे, पसंद भी करेंगे। All of this makes us employable for tourism industry and help us to achieve new heights in the tourism industry. तो ये सब चीज़ें ही हेल्प करती है कि टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो हो सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और टूरिज्म इंडस्ट्री का नाम दूर दूर तक जा सके और काफ़ी ग्रोथ हो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। क्योंकि आप टूरिज्म के बारे में पढ़ रहे हो, उसके इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना भी आपका ही काम है। यही सोच के अगर आप पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आपको भी आसान लगेंगी। ठीक है? I hope you like this video. This was the last part of this chapter. With the next video, we are going to discuss the question answers, and after that only I'm going to start with the next chapter, that is your unit 2, that is introduction to tourism part 2. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपने पार्ट 1 ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ा है, उसी का ही कंटिन्यूशन समझ लीजिए। अगर आप 9th स्टैंडर्ड क्लियर है तो 10th स्टैंडर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल. Press the bell icon for more notifications of our upcoming videos. Join our WhatsApp channel to get more updates. Till then, bye bye. Take care. Thanks for watching. Bye bye.